ओके जी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो दवाएं होती हैं वो तुरंत लाभ देने वाली होती हैं। वो हमारी, जैसे मैंने बताया था कि वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करती हैं। अगर हमारी बॉडी में पॉजिटिव एक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं तो वो उनको धीमा करती हैं, और यदि नेगेटिव एक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं तो वो उनको तेज करती हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रोपैथी की जो दवाएं हैं वो किसी भी रोग की इंटेंसिटी को तुरंत कंट्रोल में रखने की क्षमता रखती हैं। दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव हैं, पर फिर भी ये महंगी नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग एक किट खरीदते हैं जो अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग रेटों पे देते हैं। कॉमन किट का जो प्राइस है वो 3 से 35 सौ रुपए के बीच में है, 3,000 से लेके 35 सौ रुपए के बीच में। तो एक बार जब आप किट खरीद लेते हैं तो इसकी जो रेमेडीज हैं ये आप खुद बनाते हैं, जिसकी वजह से ये दवाइयाँ आपको बहुत सस्ती लागत पर पड़ती हैं। आपने करना क्या होता है कि इन दवाइयों के डाइल्यूशंस बनाने होते हैं डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, और प्रिजर्वेटिव के रूप में आप इसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट का यूज करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें लागत की, तो डिस्टिल्ड वाटर आपका कोई 20 कोई 30 रुपए दे देता है, और आरएस की बात करूं तो ये लगभग 160 से लेके 200 रुपए किलो के बीच में, सॉरी लीटर के बीच में मिल जाता है। अब आपकी जो 30 ml की दवा है, यदि आप उससे 1:9 रेशियो बनाते हैं तो 30 ml इंटू 90 करके देखिए, लगभग आपकी 300 ml दवा तैयार हो जाएगी। तो आपने शीशी कितने की खरीदी? 30 रुपए की। और पड़ी कितने की वो? उसकी कॉस्ट घट के कितने की पड़ी आपको? तो उसमें हमने पानी मिलाया, डिस्टिल्ड वाटर मिलाया, आरएस मिलाया, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट, वो लगभग रुपए 2 रुपए के करीब 3 रुपए तक पड़ जाती है। तो इसकी दवाइयाँ जो होती हैं इंस्टेंट इफेक्टिव होती हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और सस्ती भी पड़ती हैं। इन दवाओं की खूबी है कि ये कभी भी किसी लक्षण को ठीक नहीं करती, बल्कि ये उस लक्षण के उभरने वाले कारणों को ठीक करती हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी को कब्ज है, तो ये कब्ज नहीं खोलेगी, ये इंटेस्टाइनल सिस्टम को रेगुलेट करेगी, पचाने की क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे कब्ज अपने आप टूटने लगती है। इन दवाओं में क्योंकि ये प्लांट, इनकी एक प्रोसेसिंग होती है बनाने की जिसे कोहोवेशन विधि बोलते हैं, तो प्लांट का जो विष होता है, हालांकि ये बनाई विष रहित पौधों से जाती है, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत विष बनता है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से बनता है, तो ये जो विष बनता है ये भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि इतने विष को एक्सेप्ट करने की शक्ति हमारे अंदर होती है। जैसे आपने कई बार नोट किया होगा, आपने मिर्च मसालेदार चीजें खाई और ऊपर से जलेबी खा ली, जो कि बेसिकली यूपी का एक खास फूड है, तो आप देखिए इन लोगों को एसिडिटी ज्यादा बनती है। तो यहाँ पे ना तो उन्होंने कोई विष इंटेक किया ना कुछ किया, तो फिर ये एसिडिटी क्यों बनी? तो वो प्रोसेसिंग के कारण होती है कि हमारी बॉडी में जब अपोजिट दो चीजें मिलती हैं तो वो विष का निर्माण करती हैं। इसी तरीके से जब इस पैथी की दवाओं के द्वारा अर्क निकाला जाता है, तो प्लांट्स का भी कुछ इफेक्ट उस मेडिसिन में चला जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, वैसे हमें उसको अलग मेथड होते हैं इसके, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग पानी की मात्रा को बढ़ा देते हैं, या ये कह लीजिए कि एक डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कमजोर पड़ जाता है। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये विष रहित होती हैं, इसलिए शरीर के लिए किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होती। इलेक्ट्रोपैथी की जो चिकित्सा पद्धति है, इसमें हम मात्र 38 दवाओं का प्रयोग करेंगे। 38 दवाओं का प्रयोग करते हैं। हालांकि अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो लगभग 60 दवाएं हैं, जिसमें 38 दवाएं मूल दवाएं हैं, और बाकी की जो 22 दवाएं हैं वो यौगिक हैं, यानी उनको इन्हीं दवाओं से मिलाकर बनाया गया है। तो हम उस कॉम्बिनेशंस को भी पढ़ेंगे कि वो दवाई क्या है और कैसे काम करती हैं। पर अगर हमें 38 दवाएं सही से समझ आ जाती हैं कि ये किस तरीके से काम करती है, तो हमें यौगिक दवाओं पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी की चिकित्सा के दौरान हम खुद अपने यौगिक बनाते हैं। इसके बाद
ये दवाएं अगर हम रेगुलर रूप से लेते हैं तो जैसे एलोपैथी की दवाएं, आयुर्वेद की दवाएं हमारे शरीर पर हानि करती हैं, ये उतनी हानि नहीं करती। ये अपनी प्रेजेंस को दर्शा देती है कि इनका इम्पैक्ट बॉडी पे ये पड़ रहा है, तो जैसे इम्पैक्ट दिखाई देता है पेशेंट इसको बंद कर देता है। तो इसका लॉन्ग टर्म दवाओं का सेवन करने के बाद भी ये दवाइयां हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। इन दवाइयों की एक खूबसूरती और है कि ये हमारे डीएनए पे भी जाकर काम करती हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी हम दवा बनाते हैं तो उसमें कोई भी दवाई बनाएगा उसके अंदर क्या होगा, औषधीय गुण जो होते हैं, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत हाई रहते हैं। कंपोनेंट हाई होने की वजह से वो इंस्टेंटली किसी भी बीमारी पे काम कर सकती है। और जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर आपके जो पोटेंसीज हैं, उन पोटेंसीज के ऊपर ये दवाई बनाई जाती है। यानी आपने एक डाइल्यूशन बनाया, फिर दूसरा डाइल्यूशन बनाया, दूसरे से तीसरा डाइल्यूशन बनाया, तो इसमें जो दवा की जो मूल ऊर्जा रहती है, जो मूल कंपाउंड रहते हैं वो ना के बराबर होते हैं। और कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर आप दवा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सिवाय पानी के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी जो दवाएं होती है इनको हम बोलते हैं शक्तिकृत दवाएं। पहली थी औषधियों के गुणों से सहित दवाएं, और दूसरी हैं शक्तिकृत दवाएं। तो इलेक्ट्रोपैथी शक्तिकृत दवाओं में गिनी जाती है। इसके अंदर मूल दवाओं के अंश ना के बराबर होते हैं, पर कई बार जब हम डाइल्यूशन 1 का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर ये माना जाता है कि औषधीय गुण विद्यमान होते हैं। वहीं जब हम 10th या 10th से ऊपर चले जाते हैं पोटेंसी के अंदर, तो उसके अंदर जो होती है वो शक्तिकृत दवाओं में काउंट की जाती है। हमारा जो डीएनए है उसके ऊपर डायरेक्टली कोई भी रेमेडी काम नहीं कर सकती। उसके अंदर कुछ ऐसी खूबियां होती हैं कि यदि उनको छेड़ा जाए तो बीमारी बहुत घातक रूप ले सकती है। इसलिए अभी तक किसी भी पद्धति की दवाओं ने इस तरीके की रिसर्च नहीं करी है। हालांकि एलोपैथी जो कर रहा है, आपने देखा होगा कि इसमें भी कई बार बहुत नुकसान हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो कोरोना काल है। इसके अलावा अगर बात करें एसटीडी रोगों की, वेनेरियल रोगों की, एचआईवी की, एड्स की, सुजाक की, तो ये वो रोग हैं जिनके ऊपर एलोपैथी का कोई बस नहीं चलता। वो कहते हैं जी इसमें परहेज ही करो। पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितना डेप्थ में बीमारी होगी इलेक्ट्रोपैथी की दवा उस पर उतना अच्छे से काम कर सकती है। तो अभी तक यही एकमात्र ऐसी पैथी है जो इनके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। तो जितने भी डीजनरेटिव क्लास के रोग होते हैं, जो अपना ये कैंसरस रोग होते हैं, इनके अंदर ये दवाई जो है बहुत अच्छी काम करती है। इसके अलावा कोड़ हो गया, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति की स्किन गल जाती है और घाव खुल जाते हैं। गैंग्रीन हो गया, जो शुगर के बाद बिगड़ने के बाद बन जाता है। इसमें पैर गल जाता है और कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि पैर भी काटना पड़ जाए, तो गैंग्रीन हो गया। अस्थमा हो गया। ये ऐसे रोग हैं जो हमारे शरीर में बहुत गहरे जाकर अपनी पैठ बनाते हैं, और इन रोगों पर कोई भी दवाइयां जल्दी से काम नहीं करती। पर इलेक्ट्रोपैथी की दवाएं ऐसी हैं जो इन पर बहुत तेजी से काम कर सकती हैं। इन दवाओं की खूबियां हैं कि ये दवाएं जो हैं वो डिस्टिल्ड वाटर में बनाई जाती हैं और शक्तिकृत होती हैं, इसलिए ये पूरी तरह सेफ रहती हैं। इसके अलावा ये जो दवाएं हैं ये हमारे मनोरोगों पर, मानसिक संवेगों पर बहुत अच्छा प्रभाव रखती है। बाकी इन दवाओं की एक खूबसूरती और भी है। जैसा मैंने बताया था, मैं ज्योतिष से भी जुड़ा हुआ हूँ। ज्योतिष में भाव होते हैं जो हमारी एनर्जी के ऊपर काम करते हैं और बताते हैं कि हमें ये दिक्कत है, तो हम उसका उपाय जो है वो पूजा पाठ से, मंत्र जाप से इत्यादि से करते हैं। उस हिस्से को भी ये बहुत अच्छे से कवर करती है। बस वहां पे थोड़ा सा रिसर्च की जरूरत है। अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करें तो वहां पर भी ये भावनाओं पे बहुत अच्छा काम करती है। तो ये इनकी एक अलग खूबसूरती है। अब हम बात करते हैं इन दवाओं को बनाया कैसे जाता है।
तो इन दवाओं को बनाने के लिए जो हमने मोस्टली किताबें देखी हैं इलेक्ट्रोपैथी की, उसमें ये जिक्र आता है कि ये कोहोबेशन विधि से बनाई जाती है। अब कोहोबेशन विधि एक प्राकृतिक विधि है। इसको काफी लोगों ने अपने अपने शब्दों में लिखा है कि इसका इस तरीके से प्रयोग होता है, ऐसे होता है। तो किताबों में ये लिखा गया है कि मैटी जी ने इस दवा को कोहोबेशन मेथड से बनाया था। अब इसमें होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग नेचुरल तरीके से रेमेडीज को तैयार करते हैं, जैसे खुशबू वगैरह बनाते हैं तो नेचुरल तरीके से बनाते हैं। आप भी घर में बना के देख सकते हैं। आप एक कांच का या चीनी मिट्टी का बर्तन लीजिए, कांच इसमें बेस्ट रहता है, पतला कांच। एक साफ सुथरे धागे में गुलाब के पत्ते या कोई और जड़ी बूटी वगैरह पिरोकर और उसके पत्तों को लंबा लंबा करके, मतलब उसको एक स्टिंग करके उसे शीशी में टांग दीजिए और शीशी को ऊपर ढक्कन लगा दीजिए ताकि उसके अंदर एयर ना जा पाए। आप उस शीशी को छोड़ दीजिए, आप देखेंगे उसमें से अर्क निकलने लगा है 2 दिन 3 दिन बाद धूप की गर्मी के कारण। ये जो अर्क निकलेगा ये पूरी तरीके से सूर्य की गर्मी से पककर निकला है। तो ये एक प्रकार का कोहोबेशन मेथड है जो बहुत पुराने समय पर दवाएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। उसके बाद और भी तरीके आए। इनके अंदर क्या किया जाता था कि एक बड़ा बर्तन लिया जाता है और उसमें पानी भर के रख दिया जाता है और उस बर्तन के अंदर दोबारा पानी भर के और जो प्लांट के कटिंग होती है, मतलब ताजे पत्तों को फूल को इकट्ठा करके उसके अंदर रख दिया जाता है और उसे बहुत धीमी आंच पर पकाया जाता है। पानी की गर्मी से यहाँ पे गर्मी जो है कंट्रोल की जाती है। पुराने समय में जो गर्मी का कंट्रोल करने के तरीके थे ये उपलों पे करी जाती थी। तो उसमें ये रहता था कि भाई इतने उपले पे इतनी देर पकेगा तो इतनी गर्मी क्रिएट होती है। तो इस टेम्परेचर को भी लगभग 37 डिग्री 38 डिग्री इसके आसपास रखा जाता था। इस तरीके से भी दवाई निकाली जा सकती है। दूसरा एक तरीका और भी है दवा निकालने का। इसके लिए क्या किया जाता है कि आप जो पौधा होता है वो आप डिस्टिल्ड वाटर में रखें, कांच के बर्तन में, और उसे तेज धूप में रखें। जैसे अब गर्मियों की धूप आ रही है, तेज धूप आ रही है, लकड़ी का पट्टा रख के आप उस पे वो रख दीजिए। अब जब सूरज की गर्मी उस कांच पे पड़ेगी तो वो पानी को गर्म करेगी और जब पानी गर्म होगा तो वो पौधे से धीरे धीरे अर्क खींचना चालू करेगा। ये प्रोसेस नॉर्मली हम लोग घरों में भी बेसिक औषधियां बनाने के लिए करते हैं। जैसे रात को जीरे को पानी में भिगो दिया, किशमिश या मुनक्के को भिगो दिया, तो सुबह आप देखते हैं कि जीरे या किशमिश मुनक्के का जो स्वाद है वो उसके पानी में आ जाता है। इसी तरीके से जो ये दवाएं होती हैं ये बनाई जाती हैं। तो इनमें से कई सारी विधियां हैं कॉम्बिनेशन की। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैटिक जी जिस फार्मूले से दवाएं बनाते थे वो अभी तक उजागर नहीं हुआ है। तो सब अपने अपने जो भी उनको लगता है कि भाई ये टेक्निक हो सकती है उसके हिसाब से उन्होंने किताबों में लिखा है। तो यहाँ पे 3 तरीके के मेथडों का जिक्र किया गया है किताबों में। एक जिम्पल मेथड है, मैटी मेथड है और एक क्रूड मेथड है। अब मैं इस बारे में नहीं जानता कि मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं। मैं आपको तीनों मेथड्स की जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले जो कोहेशन विधि आती है उसके अंदर प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए उसको री डिस्टिल्ड किया जाता है। रीडिस्टिल्ड करने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो औषधि बनाई जाती है वो 38 से 45 डिग्री टेम्परेचर पर बनाई जाती है। उस अवस्था में जो औषधि तैयार होती है ये पूर्णतः विष रहित औषधि मानी जाती है। इसी को मैटी मेथड बोला गया है और ये पूरी तरीके से सेफ औषधियां होती हैं। जो मैंने बताया कि भाई पानी के अंदर भर देते हैं और उसमें प्लांट डाल देते हैं, प्लांट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सड़ जाता है, फिर उसको निकालते हैं और दूसरा प्लांट डाल देते हैं और इस प्रोसेस को तब तक किया जाता है जब तक जो अंतिम प्लांट होता है वो ग्रो ना करने लगे। तो उसको ग्रो करने का मतलब है कि पानी के अंदर जो पौधों की आदि शक्ति है वो पूर्ण रूप से आ चुकी है। ऐसे ही डेस्टिलेशन मेथड होता है। इस विधि के अंदर एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर
औषधियों को उबाला जाता है, उसकी भाप बनती है और भाप को दूसरे बर्तन में इकट्ठे कर लिया जाता है। ऐसा माना जाता है क्योंकि पौधे को पूर्ण रूप से जला दिया गया है, तो उसके जो गुण होते हैं वो कम हो जाते हैं। जितनी भी होम्योपैथिक औषधियां होती हैं, वो अधिकतर इसी प्रोसेस पर बनाई जाती हैं। इसी को कुछ लोग जो है सिंपल मेथड बोलते हैं। इसी तरीके से जो तीसरा तरीका है, इसके अंदर हम बोलते हैं ये फर्मेंटेशन का मेथड होता है, जो मैंने बताया कि पानी के अंदर औषधि को सड़ाया जाता है और जब औषधि सड़ जाती है तो उसको हटाकर उसी उसके स्थान पर नई औषधि जो उसी की जाति का पौधा होता है उसको डाल दिया जाता है और फिर जब वो सड़ जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा पौधा डाल दिया जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि जो बूटी होती है वो धीरे धीरे अपना रंग और गुण उस पानी में छोड़ती चली जाती है और जो पानी है वो फर्मेंटेट होता रहता है, सड़ जाता है। बाद में उसको छानकर अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद जो दवाएं तैयार होती है, इसके अंदर कुछ मात्रा में विष पाया जाता है। जो हमने सबसे पहले बनाया था कि भाई 40 डिग्री में हमने 37 से 40 डिग्री में उसको बनाया, वो पूर्णतः हानि रहित होती है और जो हमने ये बनाई है इसके अंदर विष की मात्रा पाई जाती है। पर फिर भी ये विष हमारी बॉडी के लिए साध्य होता है। साध्य होने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में इतनी क्षमता होती है कि वो इस विष को पचा सके। इस विष के अतिरिक्त इसके अंदर मिनरल्स, एल्केलाइड्स ये पाए जाते हैं। इसे थूडर क्रॉस का मेथड बोला जाता है। तो ये 2-3 तरीके हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। जैसा अभी मैंने एक और बताया तरीका, इन दवाओं का निर्माण पौधों को इकट्ठा करके आप खुद भी बना सकते हैं। ये बहुत लाइट दवाएं होती हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तरीका क्या है, आपने दवा को, पौधे को, पत्ते को तोड़कर, पत्ता लिया, फूल लिया, जड़ ली, जो भी ली, उसको एक पकने का टाइम होता है कि इतनी देर में पक जाएगा। आप उसे कांच के बर्तन में रखिए और उसमें पानी सिर्फ उतनी मात्रा में डालिए कि जो उसको सिर्फ कवर करे और हार्डली 1 सेंटीमीटर ऊपर लेयर हो पानी की। पत्ता जो है पानी के ऊपर ना तैरे, पत्ते के ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊंचा पानी हो और आप उसे धूप में पका लीजिए। अगले दिन आप उसे प्रयोग में लाएंगे, आप देखेंगे उसमें असर आ गया है। इसी तरीके से आप दूसरे मेथड को भी अपना सकते हैं। इसी प्रोसेस को बार बार दोहरा के 40, 50, 60 दिन तक करेंगे तो ये पानी जो है गाढ़ा होते होते इतना गाढ़ा हो जाएगा कि इसमें से पौधे की गंध आने लगेगी। तो बताने का मतलब ये है मेरा कि हमारे पास जो दवाएं आती हैं वो कोहोबेशन मेथड से बनी हुई आ सकती हैं, डेस्टिलेशन मेथड से आ सकती है, फर्मेंटेशन मेथड से आ सकती है। मेथड चाहे कोई भी हो, दवाओं की प्रभाविता मेथड के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ लोग जैसे पीछे सुनने में आता था कि होम्योपैथिक की दवाओं से भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवाइयों को तैयार करने लगे थे। अब सच क्या है ये तो ईश्वर जाने, या जिसके साथ भी आप जोड़ रहे हैं वो जानता है। अब मान लीजिए आपने किसी से दवाई ली है और मैंने ये देखा भी है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक शिकायत आती है कि हमने दवा ली और वो काम नहीं कर रही, उसके रिजल्ट नहीं आ रहे। उसका कारण ये रहता है कि उन्होंने जिससे दवाई ली है, आप जिससे भी ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कोशिश कीजिए आप उसी से दवाएं खरीदें। उसका बेनिफिट ये रहता है कि उसे पता है कि उसने दवाओं को, मिक्सचर को किस तरीके से रेडी किया है, तो उसे दवाओं की स्ट्रेंथ का पता होता है। कॉमनली यहाँ पे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हमारे एक सीनियर हैं, लगभग होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, वो ईएच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका जो अभ्यास है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है। अब नेचुरल सी बात है, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं तो उन्होंने प्रॉपर चैनल पे पढ़ाई की होगी और उसके बाद जब वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आए तो उसकी बारीकियों को वो हम सबसे ज्यादा बेहतर समझते होंगे और वो पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। एक दिन मेरे पास एक पेशेंट आया तो उसने मुझे बोला कि भाई मेरे को दवा लेनी है और ऐसे ऐसे है। मैंने जब बताया भी मैं इलेक्ट्रोपैथी की दवाई दूंगा, तो उसका जवाब ये था कि भाई इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयाँ काम नहीं करती। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बताया जी मैंने उनसे कोर्स किया था
उन्होंने मुझे दवाई बताई और दवाई काम नहीं करी। तो मैंने कहा आपने दवाई किससे ली थी? तो उन्होंने बताया जी दवाई तो मैंने किसी दूसरे से ली थी। तो इलेक्ट्रोपैथी में ये बहुत हो रहा है कि आप सॉल्यूशन किसी और से माँग रहे हैं और दवाइयाँ किसी और की प्रयोग कर रहे हैं। इसमें चांसेस होते हैं लगभग 30 से 40% के कि आप दवाएँ काम नहीं करती। तो बेहतर होगा कि आप जिससे भी पढ़ें, जिससे भी इलेक्ट्रोपैथी के तौर तरीके सीखें, प्रैक्टिस के लिए वो करें, दवाएँ उसी से खरीदें। उस केस में आपकी दवाइयाँ ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देंगी। अब यहाँ पर जो हमने बात करी, ये 3 तरीके के मेथड हैं, तो बाज़ार में तीनों तरीके की दवाएँ आती हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक खूबसूरती ये है कि आप केवल दवाओं के बारे में जानते हैं, S1 से लेके जो 38 रेमेडी हैं, वेनेरियो 2 तक। आप ये समझिए कि अगर हम इनके बेस को, आधार को समझ लें, तो हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हमें सामने वाले पेशेंट की जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं या दिख रहे हैं, केवल उन्हीं के अनुरूप दवा बनाकर देनी है। अब एक पेशेंट आता है, कब्ज़ का पेशेंट है, आप उसे कब्ज़ की दवा देते हैं। हो सकता है उसकी कब्ज़ ठीक ना हो। उसका कारण हो सकता है कि उसे कब्ज़ इंटेस्टाइनल ना होकर जब हम खाना चबाते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर टाइलिन ना मिलता हो, यानी उसको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ही ना होता हो। मुँह से ये प्रक्रिया शुरू होती है तो मुँह में ही कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो उसको पचा ना पाती हो। तो ऐसा भोजन जब हमारी आंतों में जाएगा तो आंतों के द्वारा चूसा ही नहीं जाएगा, और यदि हम यहाँ पर आंतों की प्रक्रिया बढ़ा भी दें, तो क्योंकि वो गुण उसमें नहीं है कि वो आंतों में पच सके, वो दवा काम नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर हम इस चीज़ को, इस फंक्शन को समझें कि हमारी दवा का मूल उद्देश्य क्या है बनाने का, तो भले ही हम कुछ नहीं जानते, दवा के बारे में क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी, वो फिर भी एक बेहतर रिज़ल्ट देती है। डाइल्यूशंस पे मैं बाद में बात करूँगा, एक उदाहरण ले लेता हूँ S1 नाम की दवा। जो S1 नाम की दवा है, इसको हम स्क्रोफोल्सोवन बोलते हैं। इस दवा की खूबसूरती ये है कि ये हमारे शरीर को विष मुक्त बनाती है। अब विष किस तरीके का हो सकता है? तो विष सॉलिड हो सकता है जो हमने खाना खाया उसके अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट हुए हों, वो टॉक्सिन्स ये बाहर निकालने की क्षमता रखती है। दूसरा, विष लिक्विड हो सकता है, किसी सांप ने, बिच्छू ने काट लिया हो, कुत्ते ने काट लिया हो, बिल्ली ने काट लिया हो, बंदर ने काट लिया हो, ततैये ने काट लिया हो, यानी किसी पशु पक्षी ने, जीव जंतु ने काट लिया हो, तो उसका विष हमारे शरीर में चला गया हो। तो ये लिक्विड फॉर्मेशन में होते हैं, ये इस विष को निकाल सकती है। और हो सकता है हम लोग नेगेटिव विचारधारा के व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव विचारधारा के व्यक्ति हैं, हम ये सोचते हैं काम होगा ही नहीं, तो ये जो है ये मानसिक विष है। तो S1 क्योंकि विष निकालने का काम करती है, तो किसी भी प्रकार का विष हो, चाहे वो सॉलिड विष हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म का विष हो, या वो हमारी मनोविकार की क्षीण अवस्था हो, डिप्रेसिव स्टेट हो, सबके अंदर S1 रेमेडी काम करेगी। ये इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। अब मान लीजिए आपके शरीर में ये बाहरी रूप से काम कर रही है। बाहरी रूप से मतलब ये है कि हमने फूड खाया और हमारे अंदर विष बन गया, तो हम डाइल्यूशन 1 का प्रयोग करेंगे और इस विष को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है। ऐसे में हमें अधिक मात्रा में औषधि की आवश्यकता पड़ती है। जो मैंने बताया था कि औषधि की मात्रा भले ही 10 बूंद हो, लेकिन उसके अंदर औषधीय तत्व ज्यादा होंगे, तो हमें अधिक औषधीय तत्वों की जरूरत पड़ेगी। हम उस औषधि को बार बार लेंगे जहर निकलने तक। तो ये अवस्था 2 घंटे से लेके और 8 घंटे के अंदर काम कर जाएगी। सांप ने काटा हो, बिच्छू ने काटा हो, बंदर काट ले, ततैया काट ले, और ततैये के तो मेरे अपने एक्सपीरियंस रह चुके हैं, और एक बार नहीं 3-4 बार कर चुका हूँ। S1 इसके लिए सबसे बेहतरीन औषधि है। अगर ततैया काटता है तो हर लगभग 5-5, 7-7 मिनट के बाद आप एक-एक बूंद अपनी जीभ पे टपकाते रहिए, और जीभ के नीचे तलवा होता है, उस तक घुमाइए उसको। जब उसमें पानी बन जाए तो उसको निगल जाइए। अगर आप ऐसे करके 8-10 बूंद देते हैं तो पता भी नहीं चलेगा अगले दिन कि ततैया ने काटा था या नहीं काटा था। ये इतनी तेजी से विष मुक्त करती है। अब दूसरी सिचुएशन में आते हैं
सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया और शरीर में जहर फैल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है कि इसको, क्योंकि अब हमें औषधि की जरूरत ज्यादा है, डेल्यूशन 1 और डेल्यूशन 2 का प्रयोग हमने करना है। अब यहां पर क्या होगा कि बार बार जब चम्मच चम्मच करके S1 हमारे अंदर जाएगी तो वो जहर को निकालने का काम करेगी। वो पसीने के माध्यम से निकल सकता है, वो उल्टी के माध्यम से निकल सकता है, वो दस्त के माध्यम से निकल सकता है, वो यूरिन के माध्यम से निकल सकता है, पर वो निकलेगा जरूर। अब मान लीजिए किसी के अंदर वैचारिक क्षीणता है, कमजोरी है, डिप्रेसिव स्टेट है, तो ऐसे व्यक्ति को हाई डेल्यूशन 10 तक जाके आप रेमेडी दे सकते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे कि क्योंकि डेल्यूशन 10 है तो इसके अंदर जो उसकी औषधीय तत्व हैं वो कम हो जाएंगे और ये मात्रा शक्तिकृत मात्रा कहलाती है। तो ये हमारे विचारों में जो गंदगी आई वो आती है कमजोरी के कारण। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें पता है कि हमारे से सामने वाला हमसे ज्यादा ताकतवर है और वो हमें मार दे तो हम चुपचाप शांत हो जाएंगे, मन ही मन उसे गाली देंगे या कूसेंगे, पर फ्रंट में हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब हमारी बॉडी के फंक्शन हाइपो कंडीशन में चले जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, तो मन में जो भी विचार उठते हैं, विकार उठते हैं, हम उनसे लड़ नहीं पाते, हम सिर्फ उनको देख पाते हैं। लड़ने के लिए हमें अपनी मांसपेशियों की क्षमताओं को बढ़ाना होता है। इन क्षमताओं को S1 का 10th डेल्यूशन आसानी से बढ़ा सकता है। तो आप ऐसे केस में जब S1 का 10th डेल्यूशन लेंगे तो आप देखेंगे 1-2 डेल्यूशन लेने के बाद ही आपके मन में पॉजिटिविटी आनी चालू हो जाती है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं ये सब बता पाऊं, समझा पाऊं कि दवाओं के डेल्यूशंस कैसे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमारे सेल लेवल पर कोई दिक्कत आती है तो इसमें सी ग्रुप है जिसे हम कैंसरसो ग्रुप बोलते हैं। ये सी ग्रुप हमारे स्ट्रक्चर पर, उनकी बनावट के आकार पर, जब वो घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उनमें पानी बढ़ जाता है, अग्नि बढ़ जाती है, उस पर काम करता है। तो हम हाई डेल्यूशंस में जाकर या लो डेल्यूशंस में जाकर जैसी उसको आवश्यकता है तुरंत उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर किताबों में बहुत सारे चीजों को बहुत एक्सप्लेनेशन से मिलता है, तो ये चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव जल्दी से समझ नहीं आता। तो यहाँ हमें बस इतना समझना है कि जब शरीर में किसी भी चीज की प्रक्रिया बढ़ जाए तो उसे हम पॉजिटिव रोग बोलेंगे, और जब शरीर में प्रक्रिया जो है वो घट जाए तो उसे नेगेटिव रोग बोला जाएगा। अब जो पॉजिटिव रोग हैं उसके अंदर दवाएं आप दो तरीके से दे सकते हैं। इलेक्ट्रोपैथी में पढ़ाया गया और ये बहुत कंफ्यूजेबल रहता है कि औषधियों का प्रयोग कैसे किया जाए। मेरे साथ भी ये चीजें काफी आई थी कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, हम बस यही सोचते रह जाते थे, पर धीरे धीरे चीजें समझ आई पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। मान लीजिए कोई एक्यूट कंडीशन में आपके पास आ रहा है, उसका रोग पहले से बढ़ा हुआ है, आप उसे पॉजिटिव मानते हैं और दवा देते हैं वो तब भी काम करेगी, आप उसे नेगेटिव मानते हैं और दवा देते हैं वो तब भी काम करेगी। हमने सिर्फ ये समझना होता है कि दवा के काम करने की तकनीक क्या है। अगर हम इस तकनीक को समझ पाए तो दवा चाहे आप पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें वो काम करती है। यही वजह है कि जितना ज्यादा आप इसमें पानी मिलाते जाते हैं इसके डाइल्यूशंस बनते जाते हैं, बावजूद इसके ये अच्छा काम करती है। अब मान लीजिए आपके पास 10th डाइल्यूशन है और पेशेंट आ जाता है पॉजिटिव कंडीशन का। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आपके पास 10 डाइल्यूशन हो और पॉजिटिव कंडीशन में पेशेंट आ जाए, तो ऐसे केस में हम ये सोचेंगे कि हमारे पास जो डाइल्यूशन है वो इस पे काम नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, उस डाइल्यूशन की मैक्सिमम जो डोज है वो बना के उसको पिला देंगे। मैक्सिमम डोज का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली उसको पिला सकते हैं या फिर कम पानी में अधिक दवा डाल के दे सकते हैं, तब भी वो दवा वैसे ही काम करेगी जैसे कि उसको फर्स्ट डाइल्यूशन में काम करना चाहिए था। तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आज हम लोगों ने जो बात करी है वो इलेक्ट्रोपैथी के दवाओं के गुणों के बारे में, कोहेशन विधि, डेस्टिलेशन विधि और फर्मेंटेशन विधि के बारे में। यदि किसी का कोई सवाल हो, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है, यदि किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये जो मेथड है दवा जी बनाने के तीनों, जी ये इसके पीडीएफ हमें मिलेंगे ना सर?
और जो दवाओं का जो भी इसमें है कॉम्बिनेशन, जैसे डाइल्यूशन का हो गया, इसके पीडीएफ मिलेंगे सर हमें? मैम पीडीएफ जो थे वो मैं भेज चुका हूँ सारे। अच्छा, उसमें ये सब है सर? ये चीज शायद उसमें ना हो, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाने के लिए रखी हुई थी मैंने, उसमें ना हो। उसमें सिर्फ टू द पॉइंट बातें हैं आपके लिए। और देखिए, जो भी आप जिससे भी दवाएं लेंगे, दवा आपने बनानी है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है दवा बनाने के लिए, आपको उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको मिक्स करके डाइल्यूशंस बना रहे हैं। हम्म। तो आपको ये कोहोबेशन विधि, फर्मेंटेशन विधि, इनमें जाने की जरूरत नहीं। हम्म। अगर आप अभी स्टार्टअप में हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेटर होगा कि पहले आप दवाओं की प्रयोग करें, दवाओं की स्ट्रेंथ को समझें, दवाओं के ऊपर काम करें। फिर जब आपको लगे कि दवाएं अब खुद बनानी चाहिए, तब आप इनका एक जी। फार्मेसी होती है, फार्मेसी की बुक्स अलग से आती हैं, आप उनके अकॉर्डिंग दवाएं बना सकते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से दवाएं बना सकते जी सर। हैं। ठीक है। अब जो हम दवा बनाने की बात करेंगे, हम केवल डाइल्यूशन या पोटेंसी बनाने के बारे में बात करेंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। सर अगर जैसे ये अभी आपने जो पढ़ा इसमें सिखाया हमें, अगर उसके भी हमें नोट्स मिल जाएं सर तो मैम वीडियोस हैं, आप बहुत वीडियोस अच्छा देख है। लीजिएगा। वीडियोस में फिर ये है कि काफी ज्यादा लिखना पड़ता है इसमें मैम मेरे पास भी कि वो। वही दिक्कत है, लिखना बहुत पड़ता है, तो मेरे पास भी इतना लिखा हुआ नहीं है। हम्म, ठीक है सर। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? ओके, गुड नाइट ऑल। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा।